सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हम आज आपको ऑसिलेशंस पे सेकंड लेक्चर बताने वाले हैं, या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सेकंड लेक्चर में मैं क्या बता रहा हूँ, हम चीज़ें पीछे कहाँ तक डिस्कस किए थे। फर्स्ट लेक्चर जो कि इंट्रोडक्शन था, आप मेक श्योर कीजिए कि वो देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम छोटी छोटी चीज़ें बता दिए। जैसे कि मैंने क्या बताया था कल, याद कीजिए बच्चों। नहीं याद है तो फिर भी हम याद दिला देंगे। हमने क्या बताया था, हमने ये चीज़ बताया था कि जो भी एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है उनका एक इक्वेशन आया था। कैसे आया था? फोर्स का वैल्यू रख के F इक्वल टू के एक्स करके आया था। तो हम डायरेक्टली इसी चीज़ को लिखते हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन आया था d2x/dt² प्लस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू 0 आया था, है कि नहीं बच्चों। और यहाँ पे हम लोग बोल दिए थे ओमेगा स्क्वायर क्या था, कांस्टेंट था, जिसका वैल्यू था k/m। ठीक है। और फिर यहाँ से हमको ओमेगा का वैल्यू मिल जाता था √k/m। बहुत आसान था बच्चों, यहाँ तक तो आपको पता ही होगा यार, बिल्कुल होना चाहिए। इसके आगे अगर मैंने इसका सॉल्यूशन बताना चाहा था तो इसका सॉल्यूशन एक नहीं आ रहा था, बहुत सारा सॉल्यूशन आ रहा था बच्चों। लेकिन उनमें से एक सॉल्यूशन जो हम कंसिडर करते हैं, जो हम चाहते हैं कि आप भी जान लीजिए वो सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो हम एक कंसिडर करते हैं जिसका नाम है, एक सेकंड बच्चों, सही से एरो नहीं बन रहा। तो वो था x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई था। ठीक है। कल मैं ये चीज़ बता रहा था कि ये जो इक्वेशन है, ये जो x का वैल्यू आया है, ये इस एस एच एम को सेटिस्फाई करता है। ये जो इस उसका इक्वेशन आया है ना। अगर आप ये x का वैल्यू यहाँ पे डाल दें, डबल डिफरेंशिएशन यहाँ पे करना होगा और यहाँ पे x का वैल्यू डाल दीजिए, तो ये जीरो जीरो आ जाता है। इसका मतलब ये जो आया है डबल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये x का वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रहा है। और सिर्फ यही वैल्यू नहीं था, वैल्यूज़ और भी थे, लेकिन हम जो सिंपल केस कंसिडर करते हैं वो हम यही कंसिडर करते हैं। आपके लिए सिलेबस में इसी को कंसिडर किया जाता है। ठीक है। और क्या चीज़ मैंने बताया था कल, मैं बता रहा था ये चीज़ बच्चों, याद कीजिए कि ये जो x का वैल्यू है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोला जाता है? डिस्प्लेसमेंट उसी को बोला जाता है पोजीशन और बच्चों और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पॉइंट, या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट बोल दीजिए। है ना बच्चों, जो उस ऑब्जेक्ट का, जो हम ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहे हैं, जो ऑसिलेशंस कर रहा होगा, उसका पोजीशन या उसका डिस्टेंस कितना है मीन पोजीशन से, तो उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे, है ना। और ये क्या होता था, ये था मैक्सिमम, ये का वैल्यू जो ये था, इसको बोल दिया जाता था एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड बोल दिया जाता था। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड को बोल दिया जाता है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना बच्चों। और इसका वैल्यू ऐसे भी हम लोग जनरली बता देते हैं कि एम्पलीट्यूड ए का वैल्यू क्या हो जाएगा। देखिए, जो चीज़ मैंने कल बताया था, याद कीजिए बच्चों, कि जो इस टाइप से हम ऐसे रख देते थे, मान लेते थे कि एक ज़मीन है इस टाइप का, है ना बच्चों, और यहाँ पे हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है भाई। ये ऑब्जेक्ट इधर जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद इधर आता है, तभी तो एस एच एम हो रहा होगा। मतलब कि शुरुआत में ऐसे ऐसे करते करते यहाँ पे गया, फिर ऐसे ऐसे घूम गया, फिर इधर पे आया, और फिर इधर से इधर पे आया बच्चों, है ना। और फिर इधर आने के बाद फिर इसे ऐसे घूम गया। तो अगर यहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ से इनिशियल था, तो यहाँ पे ये फाइनल है। तो ये पूरा एक एस एच एम हो गया, यहाँ से जाकर फिर ऐसे जाकर फिर ऐसे आ गया, है ना। मतलब वहीं पे हो रहा होगा, मैं ऐसे बात को रिप्रेजेंट करने के लिए कर दिया हूँ। आ रहा है समझ में? तो ये पूरा एक एस एच एम होता है। अगर यहाँ से जाकर फिर यहाँ पे आ गया, तभी जाकर पूरा एस एच एम हुआ है। यहाँ से जाकर यहाँ गया, ये एस एच एम नहीं है भाई, पूरा एग्जीक्यूट होना चाहिए, है ना बच्चों। पूरा पूरा पाथ उसको रिट्रेस होना चाहिए। तो इसमें एक ऑसिलेशन हो जाता है, मतलब एक वहाँ पे हमको मिल जाता है पूरा कंप्लीट
साइकिल इसका, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड जो होता है ना वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ से कहाँ तक है, मान लेते हैं यहाँ से लेके यही तो है इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, इसके आगे थोड़ी जा रहा है बच्चों, इसके आगे थोड़ी जा रहा है, यही तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो यही ए हो जाता है। लेकिन हर एक पॉइंट पे एक्स का वैल्यू बदल रहा होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ और होगा, यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ और होगा। तो जाते 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 मैक्सिमम जो आता है हमारे पास एक्स का वैल्यू वो ए होता है। वही मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ मीन पोजीशन एम्पलीट्यूड होता है। तो इसका मतलब ये और कुछ नहीं है, ये एम्पलीट्यूड का वैल्यू और कुछ नहीं है। यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा दूरी मतलब 2a आ जाएगा, मतलब इधर भी ए और इधर भी ए, तो 2a का हाफ कर देंगे। मतलब कि ऐसे भी किताबों में बोल दिया जाता है, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स, हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स। तो ए आ जाता है हमारे पास, बिल्कुल। तो आसान है बच्चों, बहुत आसान है यार, भारी नहीं है ना। तो इस टाइप से आप एम्पलीट्यूड भी बता सकते हैं। बाकी चीज़ें मैं आगे बताऊंगा कि जैसे कि यहाँ पे फाई जो होता है फेज कांस्टेंट, वो क्या चीज़ वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इतना चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। ये हमारे पास एक्सट्रीम पॉइंट होते हैं, ये भी एक्सट्रीम होता है, और ये हमारे पास मीन होता है। आगे और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपको लग रहा होगा कि यहीं पे मीन क्यों आ रहा है, यहीं पे क्यों नहीं, वो मैं चीज़ें बता दिया था कल। लेकिन फिर से आज अगर आगे आप समझेंगे ना, जैसे हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी वगैरह, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों यहीं पे आ रहा है। तो थोड़ा सब्र रखिए बच्चों, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों, तो कुछ अब डेफिनेशन हमें देखना होगा, कौन कौन से डेफिनेशन कैसे बताए जाते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए इन डेफिनेशंस के बारे में, क्योंकि ये चीज़ें आगे यूज होगी ना बच्चों, ये चीज़ें आपको यूज होगी तो आपको पता चलना चाहिए कि टाइम पीरियड क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट तो मैंने अभी बता दिया, लेकिन चलिए शुरू करते हैं। तो ये टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, इसको टी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बोला जाता है कि जो टाइम लगता है, द टाइम इंटरवल, ऐसे मिनिमम लिख सकते हैं ना, मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच, है ना, आफ्टर विच मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच द TOR ऑसिलेटरी मोशन गेट्स रिपीटेड, है ना बच्चों। इस टाइप का मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच द ऑसिलेटरी मोशन गेट्स रिपीटेड, मतलब समझ रहे हैं आप। पीछे जो मैं आपको बताया था, यहाँ से शुरुआत होकर फिर ऐसे 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 गया, तो ये एक टाइम इंटरवल लग गया इसको, ये पूरा एक टाइम इंटरवल होता है ना, एक टाइम पीरियड ये आ गया यहाँ से यहाँ तक। तो पूरा ये कंप्लीट करने में जितना कम से कम समय लगे, है ना, जो भी समय लगता है वो कम से कम ही होता है, तो वो उसका टाइम पीरियड हो जाता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ से जाकर फिर ऐसे ऐसे यहाँ तक आने में। बहुत आसान है बच्चों। तो मिनिमम टाइम इंटरवल आफ्टर विच द ऑसिलेटरी मोशन गेट्स रिपीटेड इज टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड का जो वैल्यू होता है बच्चों, वो बोला जाता है 2 पाई अपॉन ओमेगा। जिस तरीक़ा से आप लोगों ने पढ़ा है ना कि क्या होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल, उस टाइप से ही ये कुछ ऐसा होता है कि ये जो यहाँ पे समय लग रहा है, जो टाइम लग रहा है, वो 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड है, 2 पाई अपॉन ओमेगा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे समझिए, ये जो 2 पाई है ये बता रहा है कि आपका एक वहाँ पे ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया है। एक ऑसिलेशन मतलब यहाँ से जाकर यहाँ तक आ गए, तो ये 2 पाई का फेज होता है। क्योंकि ये साइन का फंक्शन है ना बच्चों, अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हो तो साइन का फंक्शन में क्या होता है, 2 पाई के बाद हमेशा रिपीट होता है। अगर इसका एंगल 30 डिग्री है, अंदर का एंगल 30 डिग्री है, तो अगर इसमें आप 2 पाई ऐड भी कर दें तो फिर भी ये एंगल 30 डिग्री ही रहेगा, है ना। ऐसा होता है, मैथ्स में आप पढ़े होंगे तो आपको पता चलेगा कि 2 पाई के बाद फिर वो एंगल रिपीट करता है। तो 2 पाई में उसका एक बार ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है, एक टाइम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो इसीलिए हम जब कंप्लीट हो जाता है ना, जब कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे 2 पाई का यूज किया जाता है
है ना, कि पूरा उसने एक बारी वो चक्कर लगा लिया, एक ऑसिलेशंस हो गया, है ना। तो वही मिनिमम टाइम क्या लगता है एक ऑसिलेशन पूरा कंप्लीट करने में, वही उसका टाइम पीरियड हो जाता है। ठीक है। और ओमेगा का वैल्यू मैंने पीछे बताया था कि जो कांस्टेंट आया था हमारे पास, याद कीजिए बच्चों, अरे सर याद आ गया, ओमेगा का जो वैल्यू मैंने बताया था वो अंडर रूट में के बाई एम आया था, याद कीजिए अगर आपको याद हो तो, है ना। तो ये अंडर रूट के बाई एम आया था, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टाइम पीरियड का वैल्यू 2 पाई अंडर रूट में के बाई एम भी लिख सकते हैं बच्चों, है ना। तो ये स्टेप से भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी तरीके से एक फ्रीक्वेंसी का भी टर्म यूज किया जाता है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कहीं कहीं पे छोटा वाला एन भी कर दिया जाता है, लेकिन एफ ठीक रहेगा। इसको बोल दिया जाता है कि नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed in यूनिट टाइम पीरियड, इस टाइप से इसको बोल दिया जाता है। मतलब कि जो फ्रीक्वेंसी हो गया, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कितना कंप्लीट हुआ है यूनिट टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में, है ना। यूनिट टाइम पीरियड बोला था एक में। तो यहाँ पे टाइम पीरियड फिर भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम पीरियड का वैल्यू जो कि 2 पाई बाई ओमेगा आया था। ठीक है, इस टाइप से किया जा सकता है। तो आप समझ रहे होंगे, आई थिंक आपको क्लियर होगा। फिर यहाँ से हम लोग इस टाइप से भी कर सकते हैं, ओमेगा का वैल्यू, सॉरी ओमेगा नहीं जो भी है ये डब्ल्यू टाइप का, तो फिर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी बोल दिया जाता है। और यहाँ पे जो यूज होता है इस ओमेगा को बोल दिया जाता है, इसी ओमेगा को बोल दिया जाता है कि ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों, इसको बोल दिया जाता है इस टाइप से। यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नाम दे दिया जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, लेकिन यहाँ पे इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल दिया जाता है। मतलब कि अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है या फिर ये एक कांस्टेंट है, यही कांस्टेंट यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है। और इसका अगर आप यूनिट भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जिस तरीके से आप टाइम पीरियड के यूनिट में क्या लिखेंगे, टाइम पीरियड को किस तरीके से नापते हैं, सेकंड में नापते हैं। फ्रीक्वेंसी को क्या हो जाएगा, सेकंड का इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन टाइम पीरियड आ रहा है, देख रहे हैं ना, तो सेकंड का इन्वर्स होगा। तो उसी तरीक़ा से यहाँ पे भी हम लोग को बता सकते हैं, ये सेकंड इन्वर्स, तो ये भी सेकंड इन्वर्स में ही आएगा। तो सिंपल है बच्चों, सेकंड इन्वर्स में ही आएगा यूनिट। और डिस्प्लेसमेंट जो कि एक्स था, है ना बच्चों, तो एक्स का वैल्यू हमने देखा, पीछे ही देखा कि ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई आया था बच्चों, याद कीजिए, हाँ याद है सर। तो यही डिस्प्लेसमेंट होता था और ये एम्पलीट्यूड होता था, मैंने पीछे बताया। अब हम बताने वाले हैं कि ये फेज क्या है, ये पूरा फेज बोला जाता है इसको, है ना। तो ये फेज यहाँ पे यूज होगा बच्चों, देख सकते हैं आगे, ये पूरा फेज क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है आपको कि क्या उस चीज़ का मतलब कि मोशन है, क्या उसका पोजीशन है, इस टाइप का कुछ चीज़ें बताता है। जैसे कि फेज जो है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। अभी बच्चों ये सब डिफिनेशन वाली चीज़ें हैं ना, तो इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन आगे अच्छा से बताएंगे हम लोग। इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी विच represent the it is physical quantity which represent the मोशन, बोल सकते हैं ना, मोशन बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। मतलब इसका फिजिकल चेंज कुछ ऐसा हो रहा है कि नहीं, मतलब कि ये कहीं पे रेस्ट पे है ना, ऐसा बोल सकते हैं, रेस्ट में है, या फिर कहीं पे ये चल रहा है, मूव कर रहा है। तो इस टाइप से चीज़ें ये बताता है। जैसे कि हम जो यहाँ पे बॉल ले रहे थे, देखिए यहाँ पे पीछे ये बॉल ले रहे थे, ये रुका हुआ है या फिर चल रहा है, मतलब कहाँ पे है ये, इस टाइप का चीज़ें यहाँ पे बताया जाता है। फेज में बताया जाता है कि उसका किस फेज में है, वो मोशन वाले फेज में है, नॉन मोशन वाले फेज में है, मूव कर रहा है नहीं कर रहा है, उसी टाइप का चीज़ होता है बच्चों। तो इसी को हम लोग फेज बोल देते हैं। लेकिन समझिएगा कि फेज कांस्टेंट क्या होता है। अगर हमने देखा था पीछे x इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई था, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो फाई है ना, ये फेज कांस्टेंट है बच्चों,
ये फेज कांस्टेंट है, लेकिन ये पूरा जो यूज किया जाता है ना, ये पूरा इसका एंगल हो जाता है, ये पूरा फेज बताता है, ये पूरा फेज बताता है, लेकिन ये वाला यहाँ पे फेज कांस्टेंट बताता है। ये क्या होता है, टेल्स अबाउट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बताता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये चीज़ आपको बताता है बच्चों, है ना। मतलब कि ये चीज़ तो ठीक था कि रेस्ट मोशन ये बता रहा है कि है कि नहीं, लेकिन ये फेज कांस्टेंट जो है ना, ये फेज कांस्टेंट वो आपको बताता है कि पोजीशन क्या है ऑब्जेक्ट का, कहाँ से वो शुरुआत हुई है, और उसका डायरेक्शन क्या है वेलोसिटी का। मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर इस टाइप का है और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से हो सकता है ना कि x इक्वल टू ये कुछ 4 मीटर से स्टार्ट किया हो, मतलब यहाँ पे x का वैल्यू 4 मीटर है, हो सकता है ये 0 से स्टार्ट नहीं किया हो, तो इसका पोजीशन आपको पता चल गया ना कि 4 मीटर x डायरेक्शन से ये स्टार्ट हुआ है मोशन, ठीक है। और ये स्टार्ट होते होते किस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, मान लेते इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, शुरुआत में इसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, तो आपको यहाँ पे ये वेलोसिटी का भी डायरेक्शन बताता है कि ये फेज क्या है ना। और अब अभी आपको उतना समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये फेज में एक्चुअली में आएगा क्या है, होगा क्या, है ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा बच्चों, टेंशन मत लीजिएगा। ये एक कांस्टेंट वैल्यू ही बताता है हमें कि ऑब्जेक्ट का कहाँ पे इसका क्या पोजीशन है, कहाँ पे शुरुआत हुई है उसकी, और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो हो जाएगा बच्चों, आगे हम इसको और अच्छे से बताएंगे, फेजर डायग्राम बताएंगे तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी डेफिनेशन वाइज समझ में नहीं आया हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई ज़रूरत नहीं है इतना इसको समझने का, कुछ इसमें वैसा कुछ आता नहीं। मेन चीज़ यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों कि वेलोसिटी इन SHM क्या होता है। वेलोसिटी इन SHM क्या होता है, जो SHM एग्जीक्यूट हो रहा था, जो SHM का मोशन हो रहा था, उसके लिए हमारे पास जो इक्वेशन आया था, जो सेटिस्फाई कर रहा था इक्वेशन को, इक्वेशन तो था ये वाला d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ऑफ x इक्वल टू 0। सर ये बार बार मत लिखो, हमको पता है, ओके सॉरी बच्चों। तो आपको पता है पोजीशन क्या आया था यहाँ पे, x का जो सेटिस्फाई कर रहा था वो था a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई था, ओके। तो आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। अगर आपको x पोजीशन दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या होता है, dx/dt। अरे सर ये सब तो यूज होता है, ये सब तो हमको आता है बच्चों, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि ये चीज़ें तो हम लोग पढ़ते थे पहले, है ना, डिफरेंशिएशन करते थे, तो इसके वही करना है, डिफरेंशिएशन dx/dt ही करना है। तो यही तो हमारे को वेलोसिटी दे देगा, तो dx/dt कर लीजिए। मतलब a साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos x, अंदर वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो cos ऑफ हो जाएगा यहाँ पे ओमेगा t प्लस का फाई हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही है। तो अब हमारे पास जो वेलोसिटी आ गया है, ये चीज़ आ गया है, ठीक है। साफ साफ लिख देते हैं, a ओमेगा cos ऑफ ओमेगा t प्लस का फाई, है ना बच्चों। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है बच्चों, ओमेगा का वैल्यू, सॉरी v का वैल्यू इन फंक्शन ऑफ टाइम, है ना, वेलोसिटी इन फंक्शन ऑफ टाइम, है ना। टाइम वैरी होगा तो कैसे कैसे वेलोसिटी वैरी होगा वो आपको पता चल जाएगा, है ना। बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट ही रहती है, ये चीज़ें, है ना। अब आपको समझ में यहाँ पे एक चीज़ और आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो हम लाए हैं ये क्या है, ये x का वैल्यू है और ये v का वैल्यू है, तो दोनों में एक साइन ओमेगा टी प्लस फाई, कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अगर दोनों को हम देखा जाए मैथमेटिकल इक्वेशन से, क्योंकि हम लोग ने पढ़ा है, मैथ्स में ही पढ़ा है, यहाँ तो नहीं पढ़ते हम लोग, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1 होता है। ये चुपके से हम लोग मैथ से देख लिए थे, ठीक है। तो अब हमको पता चल गया कि यहाँ से अगर आप देखना चाहें और यहाँ से अगर आप देखना चाहें, तो आपको पता चलेगा कि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का जो वैल्यू है वो है हमारे पास x अपॉन ए, और यहाँ पे जो आ रहा है कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों, वो आ रहा है v अपॉन ए ओमेगा। तब ये दोनों जो आ रहा है आपके पास, ये फर्स्ट है और ये यहाँ पे सेकंड है, ये दोनों से आप कुछ कुछ चीज़ें कर सकते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड कर देंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर 1 हो जाएगा। इसका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर
प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ओके सर, आपने बिल्कुल सही बोला। इसका मतलब हम इसको रीअरेंज करें तो वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये भी एक रिलेशन होता है वी और एक्स में। मतलब कैसे, जैसे जैसे आप एक्स वेरी करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे एक्स वी वेरी करेगा। रिलेशन बिटवीन वी एंड एक्स, है ना, वी और एक्स के बीच में रिलेशन है, यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के बीच में रिलेशन है। तो दो चीज़ में रिलेशन आपको दिख गया। इसी तरीके से सवाल बन जाता है और ज़्यादा कुछ इसमें आता नहीं बच्चों। और तो और यहाँ इसका एक चीज़ और हम लोग कर सकते हैं, इसको हम लोग वी का वैल्यू डायरेक्टली एक्स के फंक्शन में, एक्स के टर्म में भी निकाल सकते हैं। वो हम आगे आपको बताएंगे। देखिए जो हमारे पास आ रहा है वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यही तो था ना। ओके, इसको ऐसा कर सकते हैं कि वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे आपको पता है कि एक ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर यहाँ से यहाँ उड़ जाएगा, उड़ के कहाँ जाएगा, अरे उड़ने का मतलब बच्चों कट जाएगा, ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ से फिर हम लोग वी का वैल्यू, वेलोसिटी का वैल्यू रूट ओवर ओमेगा टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये काफ़ी आसान हो गया बच्चों, देख रहे हैं। ये हम लोग वी का टर्म निकाल लिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। यहाँ पे भी वही था लेकिन हम इसको थोड़ा रीअरेंज कर दिए तो अच्छा लगेगा हमें, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम समझ सकते हैं। अगर एक्स का वैल्यू 0 हो जाए, अगर एक्स का वैल्यू मैक्सिमम डिस्टेंस जो कि एम्पलीट्यूड हो सकता है, तब यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा। एक्स का वैल्यू 0 हो जाए तो वेलोसिटी का वैल्यू ए ओमेगा हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू हो जाएगा 0, मतलब ये मैक्सिमम वेलोसिटी है और ये तो मिनिमम है क्योंकि 0 है बच्चों। तो ये एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा बच्चों, एक चीज़ आपको समझना बिल्कुल ज़रूरी है यहाँ पे कि जब अगर एक्स का वैल्यू ए हो जाता है, जब हम लोग पढ़ते थे कुछ कुछ चीज़ें आपको दिखने लगी होगी, क्लियर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे था, यहाँ पे था, तो यहाँ से शुरुआत करता था, इनिशियल था ये, यहाँ से शुरुआत करते थे, यहाँ से कुछ वी वेलोसिटी से देते थे, और यहाँ पे हम बोलते थे कि वी का वैल्यू 0 हो जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाता है। ओके, तो वी का वैल्यू 0 यहाँ पे क्यों होता था, क्योंकि समझिए बच्चों, एक्स का वैल्यू जब ए होता है, एक्स का वैल्यू एम्पलीट्यूड होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है ये एम्पलीट्यूड ही है ना। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 से शुरू किए हैं और यहाँ पे एक्स का वैल्यू ए है, तो पूरा दूरी इन दोनों के बीच में ए ही तो हुआ। तो अगर ए दूरी पे जाता है तो वेलोसिटी 0 हो जाता है, और एक्स इक्वल टू 0 पे रहता है तो वेलोसिटी का वैल्यू ए ओमेगा होता है, जो कि मैक्सिमम होता है बच्चों। भले ही इसका डायरेक्शन ये इधर गया हो और फिर इधर से ये इधर आ रहा हो, तो भी इसका वेलोसिटी मैक्सिमम ही होगा यहाँ पे, जो कि ए ओमेगा होता है, ठीक है। प्लस माइनस ए ओमेगा हम ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू जो होता है वो मिनिमम होता है, जो कि 0 होता है। देख रहे हैं, हमारा रिजल्ट भी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है चीज़ों को जो हम पहले बताए थे, बिल्कुल आसान है। यहाँ से भी देख सकते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं बच्चों, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा। वी का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, मतलब ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई जो होता है, ये पूरा का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए। आपको पता है कि अगर ये चीज़ें कांस्टेंट हो गई तो कॉस ऑफ थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है, कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कब होता है बच्चों, बताइए। तो आपको पता है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है वो 1 पे होता है, तो ए ओमेगा आ जाएगा, ए ओमेगा इंटू 1, मतलब कि ए ओमेगा आ जाएगा। बिल्कुल इस तरीके से भी किया जा सकता है, इधर से भी कर सकते हैं, है ना। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको। तो आसान है यार, चीज़ें किया जा सकता है, आई थिंक क्लियर होगा। अब हम इसको आगे ग्राफ में बताएंगे कि इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको बताते हैं एक्सेलरेशन इन एस एच। ओके, एक्सेलरेशन क्या होता है भाई। एक्सेलरेशन बिल्कुल सिंपल है ना बच्चों, हम लोग क्या पढ़े, डी वी अपॉन डी टी कर देते हैं। अगर जो वेलोसिटी निकाला है उसी को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो नहीं आ जाएगा। हमने एक्स का वैल्यू पढ़ा ये साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। तो वेलोसिटी का वैल्यू पीछे ही देखा हमने कि क्या आया था, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव।
हाँ सर, ये सब बार बार क्यों बताते हो आप? क्योंकि बच्चों आपको सोचना ना पड़े ज़्यादा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे चाहें तो एक्सेलरेशन भी बता सकते हैं, वो हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी। मतलब कि क्या, इसका डिफ्रेंसिएशन करना है तो ये ओमेगा तो रहेगा कांस्टेंट, लेकिन कॉस ऑफ थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा, और अंदर वाले का करेंगे तो ओमेगा एक बाहर आ जाएगा तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर हो जाएगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, अब हम अगर देखना चाहें तो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव। सर आपने ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिए कि ये वाली चीज़ जो है ना, ये चीज़ आपको पता है। सर हमें तो नहीं पता है सर, आपको कैसे पता होगा? आपको पता है बच्चों, क्योंकि ये चीज़ ऊपर लिखा हुआ है, यही तो है ये। ध्यान दीजिए, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये भी ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब कि एक्स में लिख सकता हूँ बिल्कुल। तो ए का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स ऊपर से आ गया है ना। आपको समझ में आ रहा है ना, ये पूरा एक्स है। अब तो चीज़ें बहुत आसान हो गई। अब हम एक्सेलरेशन का वैल्यू बिल्कुल आसानी तरीके से एज इन अ फंक्शन ऑफ एक्स भी हमने निकाल लिया। ठीक है, तो अब आपसे यहाँ पे भी समझा देता हूँ मैं आपको। अगर x का वैल्यू 0 हो जाए तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। अगर x का वैल्यू a हो जाए, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाए, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू भी माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ a हो जाएगा। मतलब ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। आए, ये ऐसे कैसे हो जाएगा? मिनिमम तो ये होगा ना। चलिए देख लेते हैं। फिर से वही बात, यहाँ पे फिर से अगर हम ऐसे ड्रॉ कर दें और हम इसको बता दें कि इस टाइप से हम यहाँ से एक ऑब्जेक्ट जा रहा है बच्चों, यहाँ तक गया, तो यहाँ पे जाता था तो यहाँ पे क्या होता था, इस पे समझिएगा, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता था, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होता था। अगर ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, फोर्स इस पे इधर लग रहा है, लेकिन हमको अपोजिट डायरेक्शन में एफ इक्वल टू केक्स लेते थे, तो यहाँ पे जाते जाते क्या होता था ना कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाता था बच्चों, है ना, वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जाता था। लेकिन इस पे लगने वाला एक्सेलरेशन फिर भी इसी डायरेक्शन में होता था। याद कीजिए बच्चों, मैंने बताया था आपको, भले ही यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो रहा है, लेकिन एक्सेलरेशन फिर भी होता था, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होता था। माइनस का हम लोग केक्स लेते थे, लेकिन वही माइनस का वैल्यू यहाँ पे माइनस का ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर हो जाता था। हाँ सर, याद तो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा आना चाहिए बच्चों, है ना। यहाँ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं 0 से शुरुआत किया है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू एम्पलीट्यूड के बराबर है, तो याद होना चाहिए आपको। याद होगा बच्चों कि यहाँ पे जाते थे तो इस पर वेलोसिटी 0 हो जाता था, इधर जाता नहीं था, लेकिन जाता इधर था, फिर जाता इस डायरेक्शन में था, क्योंकि इसका फिर भी एक्सेलरेशन रहता था जो कि निगेटिव में है। समझ में आ रहा है निगेटिव में क्यों रहता था? क्योंकि ये अपोजिट में था, इधर डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन था। हाँ सर, क्लियर है, तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होता है बच्चों। जब यहाँ पे जाता था तो 0 हो जाता था, एक्स का वैल्यू 0, तो यहाँ से फिर यहाँ पे फिर से इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाता था। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता था। यहाँ पे वेलोसिटी का वैल्यू मैक्सिमम होता था, लेकिन एक्सेलरेशन वैल्यू यहाँ पे 0 होता था बच्चों। ठीक है, ऐसा हो सकता है। आप सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। साइकिल चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आप ब्रेक लगा रहे हैं, तो उसमें पीछे की तरफ लगने वाला फोर्स ही तो उसको रोक रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन है ब्रेक्स और चक्के के बीच में, और लेकिन हम पूरा वेलोसिटी तो आगे रहता है, लेकिन रुकता है क्योंकि पीछे की डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है। हाँ सर, ऐसा कुछ होता हो तो बिल्कुल उसी तरीक़े से यहाँ पे भी होता है बच्चों। जा इधर रहा होता है, लेकिन लगता है फोर्स इधर है, तभी तो रुकता है, तब फिर इधर जाने लगता है, फिर यहाँ पे 0 हो जाता है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 डालने पे एक्सेलरेशन मिनिमम आता है। चीज़ें क्लियर होगी बच्चों, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो चीज़ें क्लियर होगी। तभी तो हम लोग बोलते थे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मीन पोजीशन होता है ना, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, ये मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल देते हैं। मीन पोजीशन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, इक्विलिब्रियम क्यों बोलते थे? क्योंकि यहाँ पे एफ नेट का वैल्यू 0 होता था बच्चों, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 हो रहा है, फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। ओके, आया समझ में? आना चाहिए बच्चों, आना चाहिए, बिल्कुल आसान है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम ग्राफ बताना चाह रहे थे, ग्राफ बता देते हैं आपको बच्चों बिल्कुल जल्दी से। ग्राफ्स का वैल्यू जानना ज़रूरी है। ग्राफ्स आप समझ लीजिएगा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। हमें पता है कि पहले हम लोग अगर बनाना चाहें तो वेलोसिटी वर्सेज एक्स का बनाते हैं, तो v का वैल्यू जो आया था
वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1 था। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? अगर हम ग्राफ बनाना चाहें, किसके बीच में बनाना है? बनाना है आपको इसके बीच में बच्चों, ठीक है, इसके बीच में ग्राफ बनाना है आपको। ग्राफ बनाना है भी और एक्स के बीच में। तो कैसा बनेगा? बिल्कुल दिख रहा है कि वाई स्क्वायर अपॉन कुछ कांस्टेंट का स्क्वायर डिवाइडेड इक्वल टू प्लस का एक्स स्क्वायर अपॉन कुछ कांस्टेंट बराबर 1। तो ये आप लोग अगर मैथ्स में पढ़े हो तो आपको पता होगा, ये एक इलिप्स बनता है। इलिप्स बनता है। सर हमें तो नहीं पता चलता है। कोई बात नहीं बच्चों, नहीं पता चलता है तो आपको मैथ्स में बता दिया जाएगा, टेंशन मत कीजिए ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, अगर हम इस पॉइंट को निकालना चाहते हैं तो इस पॉइंट पे y का वैल्यू 0 होता है, मतलब v का वैल्यू 0 डाल देंगे तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा? ए स्क्वायर मतलब प्लस माइनस ए, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा प्लस का a, यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a। और उसी तरीक़े से यहाँ पे x का वैल्यू 0 डालेंगे तो यहाँ पे प्लस का a ओमेगा हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का a ओमेगा। हाँ सर, तो बिल्कुल सिंपल है। और भी अगर आप ग्राफ बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। किसके बीच में? एक्सेलरेशन का आया था वैल्यू, बच्चों एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आया था? माइनस का ओमेगा स्क्वायर ऑफ एक्स आया था। तो आप फिर से यहाँ पे एक्सेलरेशन वर्सेज एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, है ना। एक्सेलरेशन वर्सेज एक्स का ग्राफ बना सकते हैं बच्चों, जो कि ग्राफ आपको दिख रहा है, स्लोप डायरेक्ट -1 है तो इस टाइप से बन जाएगा। अरे यार इधर बन जाए, ठीक है। तो इसका जो इधर में एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल ऑब्ट्यूज है, तो ऑब्वियसली टेन थीटा का वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव का ओमेगा स्क्वायर होगा, क्योंकि स्लोप ही इसका यही है, स्लोप ही नेगेटिव है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो हम इस टाइप से बता सकते हैं, हम ये एंगल थीटा ये वाला ले रहे हैं, तभी तो नेगेटिव आ रहा है ना। ये भी लेंगे तो वही 90 से बड़ा हो गया ना बच्चों, तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो नेगेटिव ही तो होगा 10 का वैल्यू। आपको याद आ गया होगा। एक सेकंड बच्चों, इसको सही से हम लोग, क्योंकि इधर भी हमको ग्राफ बनाना है बच्चों। देखिए इधर वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये साइन वाली ग्राफ आती है, मतलब कि मैं बताना चाहता हूँ एक्स का वैल्यू जो हम लाते थे ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 लाते थे, ठीक है भाई। हम लोग भी का वैल्यू लिखते थे ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 लाते थे। और फिर हम लोग देखते थे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन का वैल्यू जो आता था वो आता था माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 आता था बच्चों। तो इनका ग्राफ हमें बनाना है। इनका ग्राफ बनाने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए इस टाइप से पूरा बड़ा सा बना लेंगे, और एक यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। पहली वाली ग्राफ जो है ये है x वर्सेज t का, दूसरी वाली ग्राफ जो है ये है v वर्सेज t का, तीसरी वाली ग्राफ जो है बच्चों यहाँ पे थोड़ा नीचे, ओह माय गॉड, तीसरी वाली ग्राफ है एक्सेलरेशन वर्सेज t का, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, क्लियर होना चाहिए। तो पहली ग्राफ जो तो है यहाँ पे देख सकते हैं कि ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 मतलब साइन थीटा का कुछ फंक्शन है। तो साइन का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों? साइन का ग्राफ हम लोग बनाते थे यार, बताइए जल्दी। साइन का ग्राफ ऐसे ही तो कुछ बनता है, साइन का ग्राफ कुछ ऐसे ही तो बनता है बच्चों, कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है। यहाँ पे ये क्या होता है, ये 2 पाई होता है और यहाँ पे 4 पाई होता है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे 2 पाई का वैल्यू होता है, यहाँ पे 4 पाई का वैल्यू होता है। 2 पाई के बाद हमेशा रिपीट होता रहता है ना, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। अब देख सकते हैं कि x का वैल्यू मैक्सिमम क्या आता है, यहाँ पे a ही आता है, तो ये a हो गया, प्लस का a हो गया। और नीचे अगर x का वैल्यू मिनिमम आता है वो होता है माइनस का a, तो यहाँ पे लिखना नहीं चाहूँगा क्योंकि नीचे का वैल्यू यहाँ पे v में आ जाएगा। सेकंड में v का वैल्यू हम लोग देखते हैं तो वो कॉस ओमेगा टी है, कुछ कॉस का फंक्शन है, ठीक है, ये कांस्टेंट ऑफ कॉस का फंक्शन है। तो कॉस का ग्राफ कैसे बनता है बच्चों?
कॉस का ग्राफ यहाँ से शुरू होता है ऐसे, है ना, यहाँ से शुरू होता है ऐसे, इस टाइप से शुरू होता है बच्चों कॉस का ग्राफ। एक सेकेंड यार, इस टाइप से कॉस का ग्राफ शुरू होता है और फिर यहाँ से ऐसे जाता है, और फिर कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे जाता है। एक सेकेंड, आई थिंक क्लियर होगा। कॉस का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है बच्चों, और कॉस का ग्राफ में आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू क्या हमारे पास आया था, ए ओमेगा आया था, और मिनिमम वैल्यू माइनस का ए ओमेगा, जो कि मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि नीचे इधर में आ जाएगा, ठीक है। और फिर से एक्सेलरेशन का वैल्यू हम लोग लिखे थे एज ए फंक्शन ऑफ टाइम में, क्या लिखते थे, देख सकते हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, साइन का फंक्शन बन रहा है। तो साइन का बना दें ये वाला, नहीं माइनस भी है, ये तो कौन सा है, बस माइनस साइन है, तो माइनस साइन है तो इसका ग्राफ को उल्टा कर देना होगा, मतलब कि अब नीचे से स्टार्ट होगा इस टाइप से, है ना बच्चों। अरे यार, अच्छे से बन नहीं रहा है बच्चों। इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ऐसे जाएगा, और फिर यहाँ पे जाकर ऐसे हो जाएगा, है ना। तो ये यहाँ पे हो गया, और इसका मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी निगेटिव का जो वैल्यू आ रहा था हमारे पास, वो आ रहा था माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर, और पॉजिटिव का वैल्यू आप ऊपर देख सकते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर। इस टाइप से वेरी कर रहा था, तो चीज़ें बहुत सिंपल थी बच्चों, इस टाइप से हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं इसका 2 पाई का वैल्यू यहाँ पे आता है, यहाँ पे इसका 2 पाई का वैल्यू यहाँ पे आता है, तो चीज़ें ऐसे चलती है। साइन का ग्राफ बनाना है कॉस का, और माइनस साइन का ग्राफ बनाना था, तो हमने ऐसे बना दिया। तो ग्राफ का बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा, हो सकता है इस टाइप से कुछ आ जाए, है ना। तो चलिए आगे चलते हैं। एनर्जी इन एसएचएम देख लेना बहुत जरूरी है बच्चों। क्या होता है एनर्जी इन एसएचएम? एनर्जी का मतलब और कुछ नहीं बच्चों, यही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की ही बात हो रही है। मान लेते हैं आपको पता होगा कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हम लोग पढ़ते हैं इतने दिनों से, हाफ एम ऑफ वी स्क्वायर, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी, और हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का भी वैल्यू पढ़ते आए हैं अभी तक कि एम जी एच। लेकिन बच्चों ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता था। हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, हम यहाँ पे जब भी एसएचएम को लेते हैं तो हम लोग जनरली लेते हैं कि वो स्प्रिंग के साथ बैलेंस किया गया होगा, स्प्रिंग के साथ वो ऑब्जेक्ट को बैलेंस किया जाएगा। तो वहाँ पे क्या होता था, पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू स्प्रिंग के केस में होता था हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर। याद कीजिए, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग यही तो लेते थे बच्चों। हाँ सर याद तो आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हम चाहे तो इसको डिराइव भी करते थे बच्चों। याद कीजिए, वर्क डन क्या होता था, एफ डॉट डी एक्स, तो एफ इक्वल टू के एक्स होता था, डॉट डी एक्स करते थे, इंटीग्रेट करते थे तो के टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, तो हाफ के एक्स स्क्वायर आ जाता था एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी। सिंपल था बच्चों, बिल्कुल सिंपल था। तो यहाँ पे अगर हम चाहे तो वी का वैल्यू हमको पता ही है, पीछे से क्या पता है, पता तो है ही। पहले एक्स का वैल्यू लिख लेते हैं, ए ओमेगा, सॉरी बस ए होता था ना, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 होता था। भी का वैल्यू भी हम लोग देख लिए थे, ए ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस का 5 होता था बच्चों। तो इसी टाइप से हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं, हाफ ऑफ एम इंटू भी का स्क्वायर है, मतलब कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5। एक चीज़ हमको यहाँ पे याद आ रहा है, अगर आपको याद आ जाना चाहिए अभी तक तो, क्योंकि हम लोग पीछे जो ओमेगा लिए थे वो लिए थे अंडर रूट के बाई एम, ये जो कांस्टेंट लिए थे ओमेगा ये था, तो इसी का यूज नहीं कर सकते हैं। मतलब के का वैल्यू अगर हम यहाँ से देखना चाहें तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एम। तो वही तो है यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर एम का जगह पे हम वो चीज़ लगा सकते हैं, हाफ ऑफ के लगा देंगे, के लगा देंगे तो के हो जाएगा यहाँ पे हाफ के ए स्क्वायर
कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो अब हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बन गया वो इस टाइप से आ गया। बिल्कुल, अगर इस टाइप से आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया बच्चों, और आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये है, और तो और आपको ये भी पता है कि यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो है, सॉरी, ये जो वैल्यू है आपके पास, ये तो वैल्यू ठीक है, v का वैल्यू ये है, मैं क्या बोल रहा हूँ, v का वैल्यू ये है, लेकिन v का वैल्यू आपको एक चीज़ और पता था, एज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी ही निकालना चाहें एज अ फंक्शन ऑफ x, तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ m इंटू वी का स्क्वायर। v का वैल्यू क्या था बच्चों, a रूट ओवर, सॉरी क्या था मैं भूल जाता हूँ थोड़ा, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, इसी का होल स्क्वायर कर देंगे। आपको पता है ना वेलोसिटी का वैल्यू जो हम लोग पीछे ये भी निकाले थे, ओमेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, इसी का यूज कर देते हैं हम लोग। तो साफ साफ आपको दिखेगा कि काइनेटिक एनर्जी का जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा हमारे पास बच्चों, फिर से एम ओमेगा स्क्वायर आ गया तो हम लोग के लिख सकते हैं, तो हाफ ऑफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इस टाइप से है, काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इस टाइप से है। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखना है। एक्स के फंक्शन में इस टाइप से होगा। ओके ओके, ये दो चीज़ें अगर आपको पता चल गई तो हम यहाँ से ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी भी तो बता सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का चीज़ें बच्चों वही का वही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर होता है, वही स्प्रिंग जो हम लोग लेते थे। और यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर आप रखना भी चाहें तो रख सकते हैं, हाफ ऑफ के इंटू एक्स का वैल्यू रख देंगे तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव हो जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल हम लोग पोटेंशियल एनर्जी भी बता सकते हैं। तो ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो गया, और ये पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ, ये हो गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ये हो गया एज अ फंक्शन ऑफ टी, है ना बच्चों, बिल्कुल सिंपल है। अब हमको पता चल गया कि अगर कुछ एसएचएम हो रहा है, अगर कोई पार्टिकल एसएचएम कर रहा है, तो उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा, और बाकी एनर्जीज हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों एनर्जी को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल एनर्जी आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों। तो टोटल एनर्जी के लिए हम इन दोनों एनर्जीज को ऐड कर देंगे। जैसे कि मैंने बताया कि टोटल एनर्जी अगर हमको फाइंड करना है, तो जो भी काइनेटिक एनर्जी एसएचएम में लगा है और जो भी पोटेंशियल एनर्जी आया है, दोनों को ऐड कर देना होगा। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी आया था हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर आया था। तो टोटल एनर्जी का वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगा वो हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कट जाएगा वो। तो आपको पता चल गया कि टोटल एनर्जी का वैल्यू ये होता है, ये है बच्चों यहाँ पर, सॉरी, ठीक है। ये टोटल एनर्जी हो गया, जो कि कांस्टेंट ही लग रहा है हमें, है ना, कांस्टेंट ही आ रहा है। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी करेंगे तो वही आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ऑफ कुछ समथिंग आ जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर समथिंग आ जाएगा, दोनों का जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और बाकी ये तो आ ही जाएगा, है ना। तो दोनों में चीज़ें वही आएगी बच्चों, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। चाहे तो आप ग्राफ भी बना सकते हैं, है ना। चलिए सब कुछ यहीं पे लिख देता हूँ। टोटल एनर्जी ये होता है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होता है हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर होता है। आई थिंक क्लियर होगा। और उसी तरीक़े से इसके आगे भी लिख सकता हूँ कि हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव होता है। इसका वैल्यू होता है हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव होता है।
आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ये मैंने एक जगह पे लिख दिया ताकि आपको ध्यान में रहे, ठीक है। सिंपल है, चलिए हम ग्राफ आपको बता देते हैं। ग्राफ को जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों। एनर्जी का ग्राफ, एनर्जी का ग्राफ कैसे बनाएं? एनर्जी का ग्राफ इतना बड़ा पड़ेगा, इतना बड़ा बनेगा? बिल्कुल बच्चों, क्योंकि बड़ा बड़ा समझाएंगे तो आपको बड़ा बड़ा समझ में आएगा। ठीक है। सर आप कुछ गलत बोलते हो क्या? नहीं बच्चों, एनर्जी वर्सेज अगर हमको एक्स का ग्राफ बनाना है, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाना है, पहली ग्राफ जो थी हमारे पास वो थी ऐसा काइनेटिक एनर्जी की ग्राफ थी। तो काइनेटिक एनर्जी के ग्राफ में कैसे बनाएं आप ये सोचिए, समझिए। अगर मैं एक ग्राफ को इस टाइप से बना दूं, यहाँ से शुरू करके, एक सेकंड, यहाँ से नहीं, ये ग्राफ हो जाएगा एक काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। और एक ये ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ ना, यहाँ पे आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा यहाँ पे। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। देखिए ये चीज़ जो है, अभी जाके सही बनेगा। तो ये जो चंद्रमा टाइप आप देख रहे हैं ना, ऊपर वाला चंद्रमा, पैराबोलिक ही तो ग्राफ बनेगा, पैराबोलिक ही तो ग्राफ बनेगा बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं, ये कौन सा कलर है, रेड टाइप का दिख रहा है। तो ये जो ग्राफ बना है ना बच्चों, ये ग्राफ आपका काइनेटिक एनर्जी का है। ये जो आपका ग्राफ है वो काइनेटिक एनर्जी का है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू होता है हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का बनता है, और ये हो जाता है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, और ये हो जाता है यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी। ये जो है ये पोटेंशियल एनर्जी है, जो कि हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर है। क्योंकि यहाँ पे एक्स का वैल्यू अगर जीरो रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू भी जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक्स का वैल्यू अगर हम लोग जीरो रखेंगे, तो एक्स का वैल्यू जीरो रखेंगे तो हाफ के ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू है। इसका मतलब कि अगर देखना चाहें तो ये जो और कुछ नहीं है, एक सेकेंड इसको सही कर देते हैं। ये और कुछ नहीं बच्चों, ये आपके पास ये टोटल एनर्जी है, ये और कुछ नहीं, हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर है बच्चों। कैसे कैसे क्या, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस ए का पॉइंट है, यहाँ पे ये जीरो का पॉइंट है, और ये वाला पॉइंट जो है आपके पास, अगर यहाँ पे देखा जाए, अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चों, प्लस ए माइनस ए आएगा, माइनस ए यहाँ पे, प्लस ए यहाँ पे। मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ, वही तो मैं यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ यार। हाफ के ए स्क्वायर है ना बच्चों, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो कांस्टेंट वैल्यू है और एक्स का कोई फंक्शन नहीं है, तो एक्स का वैल्यू जीरो रहेगा। एक्स का वैल्यू हमेशा यहाँ पे देख सकते हैं कांस्टेंट है, हर एक जगह पे एक्स का वैल्यू वही है, सॉरी हर एक जगह पे वाई का वैल्यू सेम है ना, क्योंकि ये एक चीज़ कांस्टेंट है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ में आ गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बच्चों, समझिए आप। जब x का वैल्यू हम लोग जीरो रख रहे हैं ना, अगर x का वैल्यू जीरो रख रहे हैं, x का वैल्यू यहाँ पे जीरो रख रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फंक्शन आ रहा है ए का फंक्शन में, तो यहाँ पे प्लस से आ जाएगा, यहाँ पे माइनस से आ जाएगा। अगर हम चाहें कि इन दोनों ग्राफ को जहाँ पे ये दोनों सट रहे हैं, ये कौन सा पॉइंट है, ये दोनों जहाँ पे सट रहे हैं, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी आर टचिंग या कटिंग, कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू सेम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी क्या था यहाँ पे, हाफ ऑफ के इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाफ ऑफ के इंटू ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ये कट जाएगा, कट नहीं जाएगा, कटेगा तो नहीं, ये वाला कटेगा ना, ये वाला कटेगा जी। तो 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि x का वैल्यू हो जाएगा a अपॉन प्लस माइनस a अपॉन √2 हो जाएगा बच्चों। मतलब x का वैल्यू हमारे पास जो आएगा ये हो जाएगा प्लस का a अपॉन √2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस का a अपॉन
√2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो चीज़ें इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं यार, इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, आई थिंक क्लियर होगा। इस टाइप से ग्राफ आप बना सकते हैं। चलिए एक सवाल कर लेता हूँ मैं क्या, आप भी कर लीजिए बच्चों। एसएचएम कोई पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है फ्रॉम मीन पोजीशन से, ठीक है। एम्पलीट्यूड ए है, टाइम पीरियड टी है, द टाइम व्हेन इट्स स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड। सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वाई बोल रहा है, वाई क्या होगा? एट द टाइम व्हेन स्पीड इज हाफ ऑफ द मैक्सिमम स्पीड, स्पीड का वैल्यू जो है वो हाफ ऑफ मैक्सिमम स्पीड है। तो मैक्सिमम स्पीड मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी क्या आया था? ए ओमेगा आया था ना बच्चों, क्योंकि ए ओमेगा ही तो आता है। अरे यार, जो वेलोसिटी हम लोग निकाले थे बच्चों, ओमेगा√ए² माइनस का x² था, ठीक है। और वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ पे आता था? ओरिजिन पे, मतलब कि x का वैल्यू 0 रखते थे तो मैक्सिमम वेलोसिटी आया था। अभी पीछे ही तो बताया बच्चों, तो ए ओमेगा ही तो आया था, तो ए ओमेगा का हाफ हो जाएगा। तो ये जो वेलोसिटी था, जो फंक्शन है उसको निकाल सकते हैं। वेलोसिटी क्या होता था? ओमेगा√ए² माइनस का x² इक्वल टू हाफ ऑफ ए ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कटते हुए सॉरी ओमेगा कट रहा है, तो ए² माइनस का x² इक्वल टू a²/4 हो जाएगा। तो x² का वैल्यू आपको दिख रहा है a² माइनस का a²/4 हो जाएगा। तो यहाँ से x का वैल्यू √3/2 इंटू ए आ जाएगा बच्चों। तो बिल्कुल सिंपल है, √3/2 इंटू ए, यही तो ऑप्शन है। तो देख रहे हैं, आसान सवाल आ जाते हैं। अगर आपने पढ़ लिया तो आपको सवाल सारे आसान लगेंगे, कुछ ऐसा इसमें हार्ड होता नहीं है। हम एज्यूम कर लेते हैं इसलिए हार्ड लगता है। बाकी चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं बच्चों, लेकिन जैसा मैंने बताया आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना। ऐसा है नहीं कि मैंने बहुत भारी तरीक़ा से बता दिया। तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मैं एक चीज़ देना चाहता हूँ सर, आप थैंक यू। ओके, आपको पता चल गया मैं क्या देता हूँ, थैंक यू, ठीक है। मिलेंगे आगे बच्चों, तब तक के लिए ओके, बाय बाय।